गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 9th चैप्टर करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है ये आपने किया हुआ है पहले। ठीक है, फेस किया हुआ है कि क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसकी हर फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि जिस फंक्शंस के लिए हमने, जो भी रिक्वायरमेंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो हमारी फुलफ़िल हो रही है या नहीं, हमारी हो या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी कंप्लीट हो रही है या नहीं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि कंप्लीट, उसकी भी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से, किस टेक्निक के रिगार्डिंग हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो इसमें हमें दी हुई हैं टेस्टिंग की टेक्निक्स। आपकी दी हुई है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी वो होती है जिसमें हमें कोई मतलब नहीं होता कि हमारे सॉफ्टवेयर में किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, उसकी क्या प्रोग्रामिंग की गई है। तो इसमें इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ओनली क्या करता है, वो फंक्शनैलिटी को चेक करता है कि जिस रिक्वायरमेंट को लेके हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है या नहीं। वो लास्ट में मतलब ये क्या है, सिर्फ वर्किंग को चेक किया जाता है। ठीक है, और जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारी प्रोग्रामिंग को चेक किया जाता है। उसमें हमें प्रोग्रामिंग से मतलब होता है किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, क्या क्या प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, तो वाइट बॉक्स में हम वो चेक करते हैं। तो अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, जैसे यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में क्या एक एक मॉड्यूल को चेक करते हैं ना। तो एक एक मॉड्यूल को चेक करते हैं, तो इसमें हमें कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता कि हर मॉड्यूल में कितने कंटेंट है, क्या कंटेंट हमने इंक्लूड किए गए। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग में अगर हम ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग करते हैं तो क्या करता है, वो कंप्लीट यूनिट, जो यूनिट टेस्टिंग यानी हर मॉड्यूल को ये चेक करता है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना उसको चेक करेगा। ठीक है, कि जिस फंक्शन के लिए वो मॉड्यूल रेडी किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, उसमें लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, लॉगिन आपका एक मॉड्यूल हो गया। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब उस पर हम अप्लाई करेंगे तो वो चेक करेगा जो हमने लॉगिन का मॉड्यूल बनाया है किस चीज़ के लिए बनाया है, कि ताकि हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकें। ठीक है, जब अकाउंट क्रिएट होगा तो लॉगिन करते हैं ना हम, तो हम लॉगिन कर सकें। तो लॉगिन करके हम देखेंगे, उसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है जो लॉगिन का मॉड्यूल हमने जो क्रिएट किया है उसमें हमने किस लैंग्वेज का यूज़ किया है, उसकी क्या प्रोग्रामिंग है, कितनी लेंथ है उस प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने उस मॉड्यूल को रेडी किया है या फिर उस सॉफ्टवेयर को रेडी किया है वो फंक्शनैलिटी हमारी फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, वैसे ही सिस्टम टेस्टिंग के लिए है। तो मतलब हर उसके लिए क्या होता है, ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग की जाती है। तो दो तरीके से होती है, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ओनली ओवरऑल फंक्शनैलिटी को चेक करता है और वाइट बॉक्स क्या करता है, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी, इंटरनल जो भी उसकी लैंग्वेज है, क्या प्रोग्रामिंग है, तो उन चीज़ों को देखता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग, थ्योरी देखते हैं इसकी क्या होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, सॉरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, it is a software testing technique in which the functionalities of software are tested without having knowledge of internal code structure, implementation detail and internal path। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ है इसमें कि हमें कोई मतलब नहीं होता कि इसके अंदर किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, क्या स्ट्रक्चर कोड है इसका, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स। ठीक है, इंटरनल पाथ क्या है। तो बिना इन सब की नॉलेज के जो टेस्टिंग की जाती है सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, वो क्या होती है, आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है, इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन
एंड मेनली फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि बस यही कंप्लीट एंटायरली ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है, फुलफिल हो रही है या नहीं है। इसमें मेनली फोकस किस पे किया जाता है कि जो हम इनपुट उसमें डाल रहे हैं कि मतलब जिस चीज़ के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ करके देखेंगे ना, इनपुट डालेंगे और आउटपुट हमारी क्या आ रही है। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ एन ऑपरेशन सिस्टम, अ वेबसाइट और आवर ओन custom application and we can perform black box testing by just focusing on input and output without knowing the internal code application। मीन्स क्या है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर ही हमारा डेवलप हुआ है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर ही एक तरह से जो हमारा सिस्टम पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम उसमें डिफरेंट टाइप के इनपुट्स डालेंगे और हम ये चेक करेंगे कि वो हम जो भी डिफरेंट इनपुट्स डाल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग वो क्या आउटपुट हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चेक करना है, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा किस लिए बनाया है, कैलकुलेशन के लिए। तो हम ये क्या है, डिफरेंट क्या करेंगे, इनपुट्स उसमें डालेंगे और वो देखेंगे उसके जो भी हमने इनपुट डाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि हाँ किस इनपुट जो हमने इनपुट डाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यानी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिहेवियर टेस्टिंग और स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। क्यों इसको बिहेवियरल और स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर के बिहेव को ही चेक करते हैं ना। बिहेव का मतलब क्या है कि किस फंक्शन के रिगार्डिंग हमने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहेवियरल और स्पेसिफिकेशन, क्योंकि उसकी हमारी जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्पेसिफिकेशन भी टेस्ट की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है और बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, हम अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी ऐसे ही नहीं की जाती है ना, उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हम किस किस तरीके से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमें 4 टेक्निक्स दी हुई हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग एंड कॉज इफेक्ट ग्राफ्स। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग क्या होती है कि इसमें क्या है, जैसे हमने क्या कर रखा है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेंज ली है 1 to 99 की। ठीक है, हम क्या कर लेंगे कि जो अगर हम कोई भी मतलब जैसे हमने कोड कर लिया है, जैसे आपने देखा होगा, आप कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारी इनपुट 1 to 99 की रेंज में है तो इट मीन्स वैलिड है हमारा इनपुट, अदरवाइज इनवैलिड शो हो। ठीक है, इनवैलिड शो कब होगा, लेस देन 1 हो या फिर ग्रेटर देन 99। ठीक है, तो ये हमारी 2 क्लास बन गई। अब क्या है, हमने रेंज दी है, दोबारा से समझो, हमने क्या दे दी, रेंज दे दी 1 से 99 तक की हमने रेंज दी है कि हम अगर इनके बीच में हम क्या करते हैं, जो भी एंटर करेंगे डाटा तो हमारा क्या होगा, वैलिड। आपने देखा होगा ना, जैसे हम फॉर लूप कंडीशन लगा देते हैं, है ना, लगाते हैं ना कि हाँ इतने रेंज तक होगा तो हमारा ये आउटपुट आएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम देंगे, तो अगर हमने जैसे रेंज ये लगा दी, कंडीशन लगा दी कि 1 to 99 के बीच में अगर हमारी इनपुट है तो हमारा क्या हो, वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड शो होगा। इनवैलिड शो कब होगा, या तो हमारा 1 से लेस देन हो या फिर 99 से ज़्यादा हो। ठीक है, 99 से ज़्यादा और 1 से कम होगा तो इनवैलिड हमारा शो हो जाएगा। तो हमारी ये यहाँ पे 2 क्लास बन गई। ठीक है, 2 क्लास बन गई। अब यहाँ पे देखो, हम ये तो है नहीं कि हर नंबर को 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स को हम चेक करेंगे, है ना। तो हमारी यहाँ पे क्लास बन गई, तो हम क्या करेंगे, बीच में कोई भी नंबर एक उठा लेंगे। ठीक है, तो हमारा चेक हो गया, इट मीन्स यहाँ पे हमारी चेक हो गई। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इक्वल लगा
मतलब इक्वल 2 क्लासेस बना ली हमने ना, 1 एंड 2। 1 में तो वैलिड क्लास के लिए हम क्या करेंगे, वैलिड नंबर हम एंटर करेंगे 1 से 99 के बीच में, और इनवैलिड जो क्लास है हम क्या करेंगे 1 से कम या फिर 99 से ज़्यादा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ या 1 या 2 नंबर को हम चेक कर लेंगे, हमें पूरे 1 से लेकर 99 या फिर 99 से ज़्यादा नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ कि हम इक्वल क्लास डिफाइन कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, एक एक को चेक कर लेंगे, हमें हर नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे भी इन्होंने ना 1 to 99 का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो इसने क्या गाइडलाइन भी दी हुई है कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास के लिए। तो देखो क्या लिख रखा है, इफ़ एन इनपुट कंडीशन स्पेसिफाइज अ रेंज 1 वैलिड एंड 2 इनवैलिड क्लासेस आर डिफाइन। मतलब क्या है कि हमने अगर एक इनपुट क्लास कंडीशन लगा दी है, ठीक है, और उसमें क्या हमें एक रेंज स्पेसिफाई कर दी है, एक तो वैलिड की, हमने 2 क्लास बना ली, एक वैलिड की और दूसरी बना ली 2 इनवैलिड की, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसने देखो वही दिया है जो मैं बता रही थी, यही एक्सप्लेन कर रही थी आपको एग्जाम्पल। इफ़ एन input condition specify a range value from 1 to 99, we identify one valid equivalence class 1, है ना, 1 and 99 के बीच में, एंड अदर इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस आइटम या तो 1 से लेस देन हो या फिर 99 से ग्रेटर हो, ठीक है। इफ़ एन इनपुट कंडीशन रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक वैल्यू 1 वैलिड एंड 2 इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास आर डिफाइन। मतलब क्या कर देंगे हम इनपुट में कंडीशन में क्या डिफाइन कर देंगे, 2 क्लास डिफाइन कर देंगे, एक तो इनवैलिड एंड दूसरी एक वैलिड एक दूसरी इनवैलिड। इफ़ एन इनपुट कंडीशन स्पेसिफाई अ मेंबर ऑफ अ सेट 1 वैलिड एंड 1 इनवैलिड इक्विवेलेंस सेट एज आर डिफाइन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि एक तो हम वैलिड क्लास के लिए हम डिफाइन कर देंगे वैल्यू और एक कर देंगे इनवैलिड के लिए, ठीक है। इफ़ एन इनपुट कंडीशन इज बूलियन 1 वैलिड एंड 1 इनवैलिड क्लास आर डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है कि हम बाउंड्री पे वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है जो ज़्यादातर जितने भी एरर आते हैं ना वो बाउंड्री पे आते हैं, मींस बिल्कुल जो क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे रेंज लगा दी ना 1 to 99, अब वहाँ हमारे एरर के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं 1 के जो आसपास नंबर होंगे या तो उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा में भी मतलब जैसे अब 1 के आसपास क्या हो गया 1 2 3 4 5, है ना। इससे कम क्या हो जाएगा -1 -2 -3, और 99 के आसपास क्या हो जाएगा 98 97, और ये 100 101, ठीक है। तो ये आपकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं। A greater number of error occur at the boundary of the input domain rather than the center, यानी बीच में जो वैल्यू होती है ना उनमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। एरर के चांसेस होते हैं जो आपकी बाउंड्रीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं ना वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर आने के, ठीक है। It is for this reason that boundary value analysis has been डेवलप्ड एज अ टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो इसीलिए इसी रीज़न से कि हमारे बाउंड्रीज़ पे क्या है एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को चेक करते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम लेते हैं। जनरली द बाउंड्री वैल्यू आर बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, सोनेस्ट, शॉर्टेस्ट, लाउडेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज़, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं बाउंड्रीज़ की वैल्यू यही होती हैं, या तो सबसे बड़ी वाली होती हैं या फिर सबसे छोटी या उसके आसपास, है ना। इन चीज़ों यही हमारी क्या होती हैं बाउंड्रीज़ वैल्यू, है ना। एक्सट्रीम वैल्यू मींस क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमने जैसे 99 वैल्यू दे दी है, तो इससे ज़्यादा बढ़ के जो वैल्यू होंगी वो भी ऑफकोर्स है क्या है आपकी बाउंड्री वैल्यू। अब देखो यहाँ पे रेंज हमने दे रखी है 1 to 5000, तो बाउंड्रीज वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, है ना, 1 के 2 एंड 5000 की 4099 और 5501। तो ये आपकी बाउंड्रीज वैल्यू है। कौन कौन सी हैं वे बाउंड्रीज वैल्यू,
0 एंड 2, ये किसकी बाउंड्री वैल्यू है 1 की, एंड 5000 की बाउंड्री वैल्यू क्या हो गई आपकी 4999 और 5001, ठीक है। रेदर देन फोकसिंग ओनली एन इनपुट कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ड्राइव्स द टेस्ट केसेस फ्रॉम द आउटपुट डोमेन एज वेल। मतलब क्या करेंगे कि हम फोकस करेंगे इनपुट पे और हमारे आउटपुट पे, ठीक है। अब देखो गाइडलाइंस क्या दी हुई हैं आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के लिए। इफ़ एन इनपुट कंडीशन स्पेसिफाई अ रेंज बाउंड्री बाय वैल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है, हमने बाउंड्री वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी, कंडीशन लगा दी बाउंड्री वैल्यू की। यहाँ पे वैल्यू हमने क्या दे दी, एक्स एंड वाई वैल्यू क्या दे दी, एक्स तो क्या हमारी जस्ट बिलो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, और जो x नंबर है वो अबोव बोला गया है एंड y बोला है बिलो। मींस क्या है, हमारी x तो है हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट। जैसे अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 1 to 5000 दिया हुआ है ना, तो इसको x मान लिया है और इसको y मान लिया है, ठीक है। इफ़ एन इनपुट कंडीशन स्पेसिफाई अ नंबर ऑफ वैल्यू, टेस्ट केसेस शुड बी डेवलप दैट एक्सरसाइज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, वैल्यूज जस्ट अबोव एंड बिलो मिनिमम एंड मैक्सिमम आर ऑल्सो टेस्टेड, ठीक है। तो जस्ट मिनिमम और मैक्सिमम को ही हम टेस्ट करते हैं, बीच वाली वैल्यूज़ को तो हम इतना टेस्ट करते ही नहीं। अप्लाई गाइडलाइन 1 and 2 टू आउटपुट कंडीशन ऑल्सो, यानी आउटपुट कंडीशंस पे भी हम यही चीज़ें अप्लाई करेंगे। इफ़ इंटरनल प्रोग्राम डाटा स्ट्रक्चर हैव प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्रीज then design a test case to exercise the data structure at its boundary, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक दी हुई है हमारी डिसीजन टेबल बेस्ड टेक्निक की। डिसीजन टेबल बेस्ड टेक्निक क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स जो हमारा एरर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स एरर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कॉम्प्लेक्स जो भी की प्रॉब्लम है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसीजन टेबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशंस लगा देते हैं ना, कंडीशन लगा देते हैं और कंडीशन के रिगार्डिंग हम क्या उसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो हम क्या है डिसीजन टेबल में आपका इजी होता है। और आपने प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा था डिसीजन टेबल, है ना। डिसीजन टेबल क्या होता है, वही सेम चीज़ है आपकी डिसीजन टेबल जो आपने पहले पढ़ा था, अपने ये 5th चैप्टर में आपने पढ़ा था। आपका है 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको 5th चैप्टर में। ये 5th चैप्टर में ये डिसीजन